हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की आज की क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को देखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट में, तो इस टॉपिक को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में पौधे और जानवरों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को ही जैव विविधता कहते हैं। कोई विशेष क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने भी पौधे और जीव जंतु है उनकी प्रजातियों को ही हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे या फिर बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। अब जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी जीव जंतु की या फिर पौधों की, उतनी अधिक जैव विविधता होगी उस क्षेत्र में। ठीक है। और जो ये जैव विविधता है या फिर बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेजर करने के लिए दो कंपोनेंट का यूज करते हैं, दो घटकों का यूज करते हैं। एक है स्पीसीज रिचनेस यानी कि प्रजातियों की संख्या, और एक है स्पीसीज इवननेस यानी कि प्रजातीय समता। ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों आपको मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, स्पीसीज रिचनेस यानी कि प्रजातियों की संख्या, इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। यह किसी समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या है, यानी उस विशेष क्षेत्र में जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज रिचनेस बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस यानी कि प्रजातीय समता। ये क्या होता है, तो स्पीसीज इवननेस इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज मेकिंग अप द रिचनेस ऑफ द एरिया, यानी कि किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक दूसरे के अनुपात में कितनी समान है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी एग्जांपल से आप समझ जाओगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, दो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया ए है और एक फॉरेस्ट एरिया बी है। तो उसमें जैसे फॉरेस्ट एरिया ए में 4 तो बाघ हैं, टाइगर है, और 5 हिरन है, डियर है, और 6 क्या, खरगोश यानी कि रैबिट है। ये हो गया फॉरेस्ट एरिया ए। और फॉरेस्ट एरिया बी में एक टाइगर है, 6 डियर है और 8 रैबिट है। ठीक। अब अगर आप संख्या निकालोगे तो ये कितने आ रहे हैं, टोटल 15 आ रहे हैं, और ये भी कितने आ रहे हैं, टोटल 15 आ रहे हैं। तो दोनों में संख्या बराबर है, यानी कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो तो दोनों में समान है। लेकिन आप देखिए, फॉरेस्ट ए में टाइगर की संख्या कितनी, 4 है, फिर डियर की संख्या 5 और रैबिट की संख्या 6। मतलब कि लगभग लगभग जितनी भी स्पीसीज है सब क्या है, बराबर नंबर में। वहीं फॉरेस्ट नंबर बी में देखिए आप, तो टाइगर मात्र 1 है और रैबिट 8 है, तो रैबिट की संख्या बहुत ज्यादा है टाइगर से। तो यहाँ पे जो इवननेस है वो असंतुलित है, बैलेंस नहीं है, एक रेशियो में नहीं है। तो इसी को हम बोल रहे हैं स्पीसीज इवननेस। तो ये दोनों घटक है, ये बायोडाइवर्सिटी को निर्धारित करती है। ठीक। अब आगे देखिए, अब टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, 3 प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक होता है अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। देखिए, अल्फा में क्या होता है, डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ स्पीसीज। इसी को हम रिचनेस भी बोलते हैं, मतलब कि किसी क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता को ही हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इसके अंदर जितने भी स्पीसीज है, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, उसी को हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक। इसका एरिया काफी सीमित होता है, मतलब काफी छोटा एरिया होता है इसका। फिर देखिए बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। इसमें तो हमने एक इकोसिस्टम को देखा हमने, और बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, विभिन्न इकोसिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है इनमें स्पीसीज में क्या अंतर है। ठीक। कि पहले वाले इकोसिस्टम में जो टाइगर की स्पीसीज है वो ज्यादा है, दूसरे वाले में टाइगर की स्पीसीज कम है, या फिर जो दूसरा वाला इकोसिस्टम उसमें स्पीसीज की संख्या ज्यादा है पहले वाले से। तो इसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। ओके। मेजर एज अ चेंज इन द स्पीसीज बिटवीन देम। तो जो इकोसिस्टम है उसमें जो चेंज हो रहा है स्पीसीज का, उसी को मेजर करते हैं बीटा डाइवर्सिटी में। ओके। दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता की तुलना करते हैं इसमें, यह प्रजातियों में बदलाव के रूप में मापी जाती है। फिर तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी यानी कि ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। एक रीजन में, एक रीजन बोले या फिर एक देश बोले, में जितने भी इकोसिस्टम है, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र है, उनमें जितनी भी डाइवर्सिटी है उस सबको कंबाइन कर दें तो वो आ जाएगा गामा डाइवर्सिटी में। ओके। अल्फा डाइवर्सिटी में क्या है, एक इकोसिस्टम की बात हो रही है। बीटा डाइवर्सिटी में क्या हो रहा है, एक से अधिक इकोसिस्टम को हम क्या कंपेयर कर रहे हैं।
और गामा डाइवर्सिटी में वो जो पूरा रीजन है या फिर पूरा देश है उसमें जितने भी इकोसिस्टम है सबको हम एक साथ देख रहे हैं कि इसमें कितने ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, कितने ज्यादा स्पीसीज इवननेस है, ये सब देखते हैं तो उसको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, एंडेमिज्म यानी कि स्थानिकता। एंडेमिज्म क्या होता है? देयर आर मोर देन 2 लाख स्पीसीज इन इंडिया, सेवरल ऑफ विच आर द एंडेमिक। एंडेमिक मतलब होता है कि जो केवल उस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उससे अलग क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्पीसीज जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 लाख से भी अधिक जो स्पीसीज है वो इंडिया में पाई जाती है। इनमें से कुछ स्पीसीज ऐसे ही हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, किसी अन्य देश या फिर किसी अन्य जगह पर नहीं पाई जाती है। तो जो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती है उसी को बोलते हैं हम एंडेमिक या फिर स्थानिक बोलते हैं उसको। ओके, Endemism is the ecological state of species being unique to a specific geographical location, जैसे कि आइलैंड, कंट्री और हैबिटेट। जो मैंने आपको अभी बताया कि एंडेमिज्म क्या है, स्थानिकता क्या है, कि किसी पर्टिकुलर स्थान पे ही पाए जाएंगे वो स्पीसीज, उसी को बोलते हैं एंडेमिज्म। ठीक, if a species is found only in a particular area and nowhere else, it is called endemic। ठीक है, उसी पर्टिकुलर स्थान पे पाए जाने चाहिए, किसी और स्थान पे ना पाए जाएं तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। स्पीसीज में भी एंडेमिक टू अ जोन, स्टेट और कंट्री। एक जोन में हो सकते हैं, जैसे भारत के अंदर कोई राज्य है या फिर राज्य के अंदर भी कोई एक जिला है, सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, या फिर एक राज्य के अंदर पाया जाता है, दूसरे राज्य में नहीं पाया जाता है, या फिर उसी देश मतलब भारत देश में ही पाया जाता है, दूसरे देश में नहीं पाया जाता है। ओके, तो जो एंडेमिक है वो जोन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, स्टेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और कंट्री के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। द अपोजिट ऑफ एंडेमिज्म इज अ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो एंडेमिक है उसका अपोजिट क्या होता है? अपोजिट मतलब कि एंडेमिक क्या है, तो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? जो हर जगह पाए जाते हैं। तो जो हर जगह पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सार्वत्रिक वितरण इसको बोला जाता है, जो हर जगह पाए जाते हैं या फिर ज्यादातर स्थानों पे पाया जाता है। ठीक, एक वर्ड और आपको पता होना चाहिए, कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज नाम से पता चल रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल प्रजातियां। मूल प्रजातियां फिर प्रमुख प्रजातियां, ये क्या होती है? A keystone species is one whose addition or loss in an ecosystem cause major change in the presence of other species। मतलब ऐसी स्पीसीज जिनका इकोसिस्टम में होना या फिर ना होने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस इकोसिस्टम में, उसी को बोलते हैं हम कीस्टोन स्पीसीज। अब ये एग्जांपल आप नीचे देखोगे तो आप समझ जाओगे। These species play a critical role in maintaining the structure and balance of ecosystem। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे टॉप प्रीडेटर होते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, ये सब क्या है? कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इनके इकोसिस्टम में होने और ना होने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे टाइगर और लायन है, अगर किसी इकोसिस्टम में होंगे तो वो दूसरे जानवर को खाएंगे और उस इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखेंगे। अब कोई इकोसिस्टम में जहां पे लायन या फिर टाइगर है नहीं, तो क्या होगा? वहां पे जो अन्य जीव जंतु उनकी संख्या बढ़ती रहेगी और वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी वो कम हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है कि विभिन्न विभिन्न प्रजातियां वहां पे होने चाहिए, जीव जंतु और पेड़ पौधों के। अब एक ही प्रजाति वहां पे बढ़ता जा रहा है उनकी जनसंख्या, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जो कीस्टोन स्पीसीज होती है वो इस चीज को मेंटेन करके रखती है, उसको बैलेंस करके रखती है इकोसिस्टम को, और इनके होने या फिर ना होने से उस इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उन्हीं को बोला जाता है कीस्टोन स्पीसीज। एग्जांपल के लिए टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल और एलिफेंट, ये सब हो गए। Losing a keystone species can cause serious damage to the entire ecosystem। Example देखिए, some plants like ebony tree, Indian laurel depend only on bats। चमगादड़ के ऊपर डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए। If bat decline, these plant cannot regenerate effectively। ठीक, तो जो ये ट्री का एग्जांपल दे रखा है, ebony tree और Indian laurel tree, ये क्या है? बैट पे डिपेंड करते हैं, चमगादड़ों पर डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो अगर बैट ही ना हो इस इकोसिस्टम में तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बैट क्या हो गया? एक कीस्टोन स्पीसीज हो गया इस इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आपको नोट करना है, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। जो इंडिया है वो मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कौन से लिस्ट में आता है? ये मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है इंडिया।
मतलब यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है इंडिया। ओके, अब देखते हैं हम अपना आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन दैट हैव हाई स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस हमने देखा कि नंबर ऑफ स्पीसीज, तो जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज हाई होगी उसी को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और जो एंडेमिज्म भी हमने अभी देख लिया, एंडेमिज्म मतलब कि जो प्रजातियां हो उसी क्षेत्र में पाई जानी चाहिए। तो दो चीज क्या, पहला तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो ज्यादा होने चाहिए, हाई होना चाहिए। दूसरा, वहां जो जीव जंतु है वो एंडेमिज्म होने चाहिए, यानी कि वो वहां के स्वस्थानिक होने चाहिए, सिर्फ वहीं पाए जाने चाहिए। तो उस क्षेत्र को हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक। अब आपको ये याद रखना है एग्जाम के व्यू से कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो ये वर्ड है, इसको ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1988 में कॉइन किया था, या फिर 1988 में इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड को कॉइन किसने किया, तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। कब किया था? 1988 में किया था, ठीक। आगे देखिए, कंजर्वेशन इंटरनेशनल CI adopted this concept and reassessed the idea in 1996। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने इस आइडिया को 1996 में रीअसेस्ट किया, ठीक। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने कहा क्या, तो अकॉर्डिंग टू CI कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अ रीजन मस्ट मीट 2 क्राइटेरिया टू बी कंसिडर अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो CI ने 2 क्राइटेरिया को डिफाइन किया कि अगर किसी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाना है तो उसके लिए 2 चीजें नेसेसरी होनी चाहिए। कौन कौन सी 2 चीजें नेसेसरी होनी चाहिए, ये पूछा गया है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, क्या पता ये आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। पहला, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स, मतलब कि 1500 ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स चाहिए जो उसी रीजन में पाए जाते हो, उसी रीजन में पाए जाते हैं। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन, मीनिंग इट मस्ट बी थ्रेटेंड, यानी कि उस क्षेत्र ने लगभग 70% जो अपना रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, उसको खो दिया हो, या फिर बोल सकते हैं कि वो थ्रेटेड लिस्ट में आ गया हो, यानी कि संकटग्रस्त हो गया हो। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कोई भी रीजन, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना देते हैं, ठीक है। In 1999, CI identified 25 biodiversity hotspots in the book Hotspots: Earth's Biological Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions। तो CI ने एक बुक लॉन्च किया था 1999 में, और बुक में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया था, और बुक का नाम क्या था, ये था। ये कई बार ये बुक का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये आपको एक बार ध्यान रख लेना है। फिर बाद में 2005 में CI ने इस बुक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया था, किस टाइटल से, तो हॉटस्पॉट्स रिविजिटेड नाम से इसको दोबारा लॉन्च किया था। अभी अगर करेंटली देखा जाए कितने हॉटस्पॉट्स है पूरे वर्ल्ड में, तो 36 है। टोटल कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है एज ऑफ नाउ, अभी तक, ओके। जिनमें से 4 भारत के रीजन में भी पाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे इंडिया में 4 कौन कौन से पाए जाते हैं। आगे देखिए, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट्स तो 4 पाए जाते हैं। सबसे पहला है हिमालय। देखिए ये कौन से रीजन में है, तो इंक्लूड द एंटायर इंडियन हिमालय रीजन, जो भारतीय हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये पूरा जो पर्वत श्रेणी, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा, तो वो पूरा जो जितना भी रीजन है उसमें ये हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है। इसके अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान का रीजन आ जाता है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, ये सभी रीजन आ जाते हैं इसमें। अभी मैप में आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स। तो ये हॉटस्पॉट किस रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इसमें असम और अंडमान को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो रीजन है उसमें ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इसमें कौन कौन से देश और इंक्लूड हो जाते हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउदर्न चाइना, ये सभी इसमें आ जाते हैं इंडो बर्मा में। देखिए पहले जो हिमालय और जो इंडो बर्मा था वो एक ही साथ था, मतलब एक ही को काउंट करते थे, लंबा सा था ये पूरा, बहुत बड़ा। फिर बाद में इसको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि इंडो बर्मा जो हॉटस्पॉट्स है
ये खुद में अलग स्पीसीज को रखता था और हिमालय वाले अलग स्पीसीज को रखते थे, इसलिए इसको उससे अलग कर दिया गया। और रीजन भी बहुत बड़ा हो रखा था पहले, तो इसको डिवाइड कर दिया गया ताकि दो छोटे छोटे हॉटस्पॉट बन जाए जिसकी स्टडी अच्छे से कर सके। ओके, ये वाला जो हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट इज ऑल्सो नोन फॉर एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल। जो कछुए की प्रजाति है, जो ताजा पानी के कछुए होते हैं उनकी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है ये वाला हॉटस्पॉट। मोस्ट ऑफ विच आर थ्रेटेंड, इनमें से बहुत सारे क्या हो गए, संकटग्रस्त हो गए क्योंकि इनका बहुत ज्यादा हार्वेस्ट करने लग गए थे और एक्सटेंसिव हैबिटेट लॉस, जो इनके रहने का जो आवास था उसको क्षति पहुंचाया गया। इसके बाद इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो ये संकटग्रस्त हो गए हैं। ओके, तो इस वाले रीजन में अगर पूछ लिया जाए कौन सी स्पीसीज प्रमुख है, तो ये फ्रेश वाटर टर्टल। ठीक, अब थर्ड जो हॉटस्पॉट है वो है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है इंडिया का और जो श्रीलंका है देश, ये पूरा रीजन कवर होता है इस वाले हॉटस्पॉट में। तो इट इंक्लूड एंटायर वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है उसको पूरा इंक्लूड करता है, और श्रीलंका को, पूरा श्रीलंका इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर लास्ट जो हॉटस्पॉट है वो है सुंडालैंड। इसमें देखिए कौन कौन सा रीजन आता है। तो देखिए इसमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आ जाता है और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सभी देश भी आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि इन ईयर 2013 द सुंडालैंड वाज डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में जो सुंडालैंड हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था 2013 में यूनाइटेड नेशन ने। ठीक, अब एक बार मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं इसको। तो देखिए जो ये आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये पूरा, ये है हिमालय, हिमालय हॉटस्पॉट। ओके, इसमें पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया, नेपाल, तिब्बत आ जाता है, चाइना आ जाता है और भूटान का भी कुछ रीजन इसमें आता है। ठीक, फिर हमने देखा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। तो ये वाला जो रीजन है ये है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, और ये है इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये है। तो ये और ये हिमालय ये पहले एक साथ थे। अब देखिए जब ये एक साथ होगा तो ये कितना बड़ा था पहले, फिर इसको बाद में इसको डिवाइड किया गया क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज का अंतर था। हिमालय में अलग स्पीसीज पाए जाते तो यहाँ पे अलग स्पीसीज पाए जाते, तो इसको अलग कर दिया गया फिर एक बच गया सुंडालैंड। तो सुंडालैंड यहाँ पे है ज्यादा, देखिए सुंडालैंड का बहुत कम पोर्शन है इंडिया में, सिर्फ उसका है निकोबार में, निकोबार जो यहाँ पे आइलैंड है यहाँ पर है, बाकी ज्यादातर पोर्शन म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनई, इन सब में। तो ये नीचे वाला जो एरिया है इनमें है सुंडालैंड। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को समझा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रामसर साइट्स करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।